हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है और इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल? अगर आप लोग मैनुअल टेस्टिंग सीरीज में हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को याद होगा इस सीरीज के सेशन 2 में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिस्कस किया था। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? इसको हम लोग शॉर्ट में एसटीएलसी कहते हैं या फिर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू राइटिंग द सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, सब कुछ आता है इसमें। ये पूरा प्रोसेस होता है जो मल्टीपल फेजेस में कवर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके सारे फेजेस को डिटेल में डिस्कस किया था। डिफरेंट डिफरेंट जो एसटीएलसी मॉडल्स है हमने लोगों ने उसको भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है सारे फेजेस एसडीएलसी के। सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस फेज, देन डिजाइन फेज, फिर डिप्लॉयमेंट फेज जहां पे हम कोडिंग करते हैं। ये हमारा डिजाइन फेज हो गया, ये रिक्वायरमेंट फेज हो गया। सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट फेज, देन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, फिर डिजाइन के बेसिस पे हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं जहां पे एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड राइट करते हैं। और जब कोडिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा आता है टेस्टिंग फेज, और जब टेस्टिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है फिर हम डिप्लॉय कर देते हैं एप्लीकेशन को, और फिर लास्ट में आता है मेंटेनेंस फेज। तो इस एसडीएलसी फेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो ये टेस्टिंग फेज है, इसके फर्दर सब फेजेस हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जिसको हम शॉर्ट में एसटीएलसी बोलते हैं, वो सबसेट है एसडीएलसी का, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग फेज है एसडीएलसी का, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। इसके भी मल्टीपल फेजेस हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के। इसका भी पूरा एक प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का पूरा एक प्रोसेस है जो अलग अलग फेजेस में होता है, ठीक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल विच इज अ पार्ट ऑफ एसडीएलसी ओनली। क्योंकि टेस्टिंग तो एसडीएलसी का पार्ट है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट है टेस्टिंग, लेकिन टेस्टिंग का भी एक अपना प्रोसेस है जो अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ। पहले मैं ऐसा करती हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस यहाँ राइट कर देती हूँ। तो ये है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस। फेजेस ऑफ एसडीएलसी। अब इसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, और ये है फेजेस ऑफ एसटीएलसी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इसमें सबसे पहले आएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन टेस्ट प्लानिंग, देन टेस्ट डिजाइनिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, एंड लास्ट में क्लोजर या फिर साइन ऑफ, ठीक है। अब इन सारे फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये तो आपको समझ आ गया कि एसटीएलसी ये सबसेट है एसडीएलसी का। एसडीएलसी में जो टेस्टिंग फेज होता है, इसका एक अपना एक अलग प्रोसेस होता है टेस्टिंग करने का, जो हम मल्टीपल फेजेस में कंप्लीट करते हैं। और वो फेजेस कौन से हैं? वो फेजेस ये सारे हैं, ठीक है। ये 6 फेजेस हैं, टिपिकल 6 फेजेस हैं एसटीएलसी के। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हर फेज का अपना एक एंट्री क्राइटेरिया होता है। ये जितने भी फेजेस हैं यहाँ पे लिखे हुए, हर फेज का अपना एक एंट्री क्राइटेरिया है। हर फेज की अपनी अपनी एक्टिविटीज है, हर फेज का अपना अपना डिलीवरेबल है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हर फेज में एंटर करने का एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तभी हम उस फेज में एंटर करेंगे। तो रिक्वायरमेंट फेज में एंटर करने का क्या क्राइटेरिया है कि हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट है, जिसकी हमें जो प्रोडक्ट है उसका एक प्रोजेक्ट होगा, तो उस प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, वो प्लान होना मैंडेटरी है। दूसरा, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैप्चर करते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट होना मस्ट है, वो मैंडेटरी है, तभी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे,
ठीक है, तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास होना चाहिए जिस प्रोडक्ट की हमें टेस्टिंग करनी है उसकी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर इज हैंडी। अगर हमारे पास एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, मगर ये दो तो मस्ट है, प्रोजेक्ट प्लान एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कह लीजिए या फिर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट कह लीजिए, क्योंकि इसी को हम समझ करके ये समझ पाएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी हमें टेस्टिंग करनी, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोडक्ट है जिसको हमें टेस्ट करना है। इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को देख के हमें पता चल पाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है ये टेस्टेबल प्रोडक्ट है कि नहीं, इसके फीचर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम किन किन फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं, किन फीचर्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारा फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। इसलिए हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तो ये मस्ट है, क्योंकि तभी हमें पता लगेगा कि किस किस फीचर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। हम तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, रिक्वायरमेंट्स को हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में, आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द रिक्वायरमेंट, ये हम तभी कर पाएंगे इस एक्टिविटी को जब हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा, तभी हम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। दूसरी एक्टिविटी है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन फॉर द फिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स गिवन है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, वो उसकी टेस्टिंग फिजिबल है या नहीं है, वो रिक्वायरमेंट्स टेस्टेबल है या नहीं है, उसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। और जो आउटपुट आता है इस फेज का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर फेज का अपना अपना एक एंट्री क्राइटेरिया है, हर फेज में एक्टिविटीज है सबकी अपनी अपनी, और हर फेज का एक डिलीवरेबल है। तो वैसे ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज का जो डिलीवरेबल है वो है टेस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इस फेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो प्रोडक्ट है या जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सिस्टम है, उसको टेस्टिंग करना पॉसिबल है कि नहीं है, उसको टेस्ट करना फिजिबल है या नहीं है। अगर टेस्ट करना फिजिबल है तो फिर हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट फेज में जाते हैं। अगर टेस्टिंग फिजिबल नहीं है तो फिर यहीं पे स्टॉप हो जाता है हमारा टेस्टिंग प्रोसेस। आगे टेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, जब हम टेस्टिंग ही नहीं कर सकते तो फिर टेस्ट की प्लानिंग क्या करना। ठीक है, तो मेन जो हमारी टेस्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है वो हमारा टेस्ट प्लानिंग से ही शुरू होता है। तो जब हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डन हो जाता है कि ठीक है वी कैन टेस्ट द प्रोडक्ट, देन वी एंटर इनटू द टेस्ट प्लानिंग फेज। तो ये जो टेस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज बिकम्स इनपुट फॉर द टेस्ट प्लानिंग फेज। ठीक है, तो टेस्ट प्लानिंग फेज का क्या क्या इनपुट डॉक्यूमेंट हो गया, क्या एंट्री क्राइटेरिया हो गया, प्रोजेक्ट प्लान और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा, साथ में आउटपुट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, दैट इज टेस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, वो भी टेस्ट प्लानिंग के लिए इनपुट डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, अब हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे टेस्ट प्लानिंग में। तो टेस्ट प्लानिंग में मेजरली हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या टेस्ट करना है, हमें कैसे टेस्ट करना है और हमें कब कब टेस्ट करना है। हमें क्या टेस्ट करना है, हमें कैसे टेस्ट करना है और हमें कब कब टेस्ट करना है, मतलब व्हाट टू टेस्ट, इसमें हमारा पूरा स्कोप आ जाता है प्रोजेक्ट। तो ये एक एक्टिविटी हो गई विच डिफाइंस द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है उन सारे रिक्वायरमेंट्स में कुछ रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ को हम नहीं टेस्ट कर सकते। तो हमें यहाँ पे स्कोप डिफाइन करना है प्रोजेक्ट का कि हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। देन तो ये हो गया व्हाट टू टेस्ट। अब हाउ टू टेस्ट, हमें कैसे टेस्ट करना है, हमें मैनुअल टेस्टिंग करनी है, हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है। अगर हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, कुछ फीचर्स की हो सकता है हमें सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग करनी हो, कुछ फीचर्स की हो सकता है हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी हो। अगर हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए, ये सारा आ जाएगा हमारा हाउ टू टेस्ट में। फिर आगे हमारा व्हेन टू टेस्ट, हमें कब टेस्ट करना है। अब नेक्स्ट आता है व्हेन टू टेस्ट। अब जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग साइकिल्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग साइकिल्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की टेस्टिंग भी होती हैं, जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया, स्मोक टेस्टिंग हो गया, सैनिटरी टेस्टिंग हो गया। तो इन सारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है इनको हमें कब कब परफॉर्म करना है वो आ जाएगा व्हेन टू टेस्ट में। तो ये सारी प्लानिंग हम टेस्ट प्लानिंग फेज में ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारा तो सबसे पहली एक्टिविटी हो गई डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे हमारे डू द रिस्क एनालिसिस एंड प्रिपेयर रिस्क मिटिगेशन प्लान। जो भी प्रोजेक्ट के रिस्क हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उनके इम्पैक्ट को एनालाइज करना है
और उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक रिस्क मिटिगेशन प्लान भी होना चाहिए। तो ये सारा भी हम टेस्ट प्लानिंग फेज में ही करते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क एंड वी शुड हैव अ रिस्क मिटिगेशन प्लान टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। तो ये सारा हमारा टेस्ट प्लानिंग फेज में ही आ जाता है। उसके बाद आता है परफॉर्म दी टेस्ट एस्टिमेशन। एफर्ट एस्टिमेशन हो गया, मैन पावर का एस्टिमेशन हो गया, शेड्यूलिंग होगी, ये सारा हमारा टेस्ट प्लानिंग में ही हो जाता है। ठीक है। डिटरमाइन द ओवरऑल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोसेस। किस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी है, वो पूरी स्ट्रेटेजी हमें टेस्ट प्लानिंग फेज में डिसाइड करना है, उसका टेस्टिंग का पूरा प्रोसेस हमें टेस्ट प्लानिंग फेज पे डिसाइड करना है। आइडेंटिफाई द टूल्स एंड रिसोर्सेज एंड चेक फॉर एनी ट्रेनिंग नीडेड। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हम क्या क्या टूल्स यूज करने वाले हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज को हम यूज करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए, हमारा टेस्ट एनवायरमेंट क्या होगा, वो सब हमें टेस्ट प्लानिंग फेज में ही प्लान करना है। ठीक है। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या उनके पास सफिशिएंट स्किल सेट है या नहीं है टेस्टिंग के लिए, या कुछ उनको एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। जो हमारे रिसोर्सेज है उनको एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई अगर हम नया टूल यूज कर रहे हैं तो जो हमारे टेस्ट इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उस टूल के ऊपर, क्या उसकी जरूरत है। तो इन सारी चीजें जो है वो सब हम टेस्ट प्लानिंग फेज में ही करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने, आइडेंटिफाई द टूल्स एंड रिसोर्सेज। जो जो हम टूल्स यूज करने वाले हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हम रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या हमें रिसोर्सेज को किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें टेस्ट एनवायरमेंट भी टेस्ट प्लानिंग फेज में ही आइडेंटिफाई करना है कि हमें टेस्टिंग के लिए किस तरह का हमें एनवायरमेंट सेटअप चाहिए। आइडेंटिफाई दी टेस्ट एनवायरमेंट, वो भी हमें टेस्ट प्लानिंग फेज में ही आइडेंटिफाई करना है। और ये सारी एक्टिविटीज जो मैंने भी आप लोगों को यहाँ बताई है, इन सारी एक्टिविटीज को हम एक डॉक्यूमेंट में कैप्चर करते हैं जिसको हम टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कहते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद, उनको नोट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट के अंदर, टेस्ट प्लान को प्रिपेयर करने के बाद, लास्ट एक्टिविटी इज signing of the test plan. At the end of the test planning phase, we have a signed test plan document and this is our deliverable. Test planning phase का output क्या हो गया? Test plan document. And this test plan document will become an input document for the test design phase. Test planning phase के बाद जो हमारा next phase है वो है test design phase. तो test design phase का जो entry criteria है वो है project plan, requirement specification document and of course the test plan document. जो टेस्ट प्लान फेज का आउटपुट है that will become an input for the test design phase. प्रोजेक्ट प्लान और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो होगा ही होगा, साथ में टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है टेस्ट डिजाइन फेज के लिए। ठीक है। अब इसमें हमें एक्टिविटीज क्या क्या परफॉर्म करनी है वो देखते हैं। ये तुम्हारी एंट्री क्राइटेरियाज हो गए कि हमें क्या क्या इनपुट डॉक्यूमेंट चाहिए टेस्ट डिजाइन फेज के लिए। प्लानिंग के बाद आ गया हमारा टेस्ट डिजाइन फेज। अभी एक्टिविटीज देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सिनेरियो एंड देन प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट केसेस। अब ये टेस्ट सिनेरियो क्या होता है और टेस्ट केसेस और टेस्ट सिनेरियोज में क्या डिफरेंस होता है। टेस्ट सिनेरियोज हम किसी भी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को कहते हैं। टेस्ट सिनेरियो हम किसी भी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को कहते हैं और उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए जो भी सेट ऑफ एक्शंस हैं, जो भी हमारा टेस्ट डेटा है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो सारा हो गया हमारा टेस्ट केसेस। टेस्ट सिनेरियो इज फंक्शनैलिटी और उस फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए जो हम सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करेंगे along with the test data and the expected result, वो सारा हमारा हो जाता है टेस्ट केसेस। ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें यहाँ पे हम एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करने का एग्जांपल लेते हैं, ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन के टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमारा एक टेस्ट सिनेरियो हो सकता है विच इज टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सर्च बॉक्स, सर्च द प्रोडक्ट। Amazon का वेबसाइट है, Amazon ई कॉमर्स एप्लीकेशन है ना, उसमें हमें प्रोडक्ट सर्च करना है, वो क्या हो गया? प्रोडक्ट सर्च इज अ फंक्शनैलिटी एंड टू वेरीफाई दैट फंक्शनैलिटी वी हैव टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेप्स। तो प्रोडक्ट सर्च क्या हो गया? ये हमारा हो गया टेस्ट सिनेरियो। प्रोडक्ट सर्च हमारा हो गया टेस्ट सिनेरियो
और इस टेस्ट सिनेरियो को वेरीफाई करने के लिए जो हमें सेट ऑफ एक्शंस लेने हैं, जो हमें इनपुट डेटा चाहिए, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो हो जाएगा हमारा टेस्ट केसेस में। एक दूसरा टेस्ट सिनेरियो लेते हैं हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का ही। लॉगिन वेरिफिकेशन का हम ले लेते हैं। अब लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। Amazon पे लॉगिन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तो चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ लॉगिन इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। किसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लॉगिन फंक्शनैलिटी को हमें चेक करना है। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शनैलिटी है ना, तो ये हो गया हमारा टेस्ट सिनेरियो। अब इस फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे। सबसे पहला होगा चेक दी लॉगिन फंक्शनैलिटी विद वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। ये हमारा पहला टेस्ट केस हो गया। दूसरा टेस्ट केस हो जाएगा चेक दी फंक्शनैलिटी विद वैलिड ईमेल एड्रेस या वैलिड यूजर नेम कह लीजिए, ईमेल एड्रेस कह लीजिए। चेक दी फंक्शनैलिटी विद वैलिड ईमेल एड्रेस एंड इनवैलिड पासवर्ड। ये हमारा दूसरा टेस्ट केस हो गया। अब तीसरा एक और बन सकता है, टेस्ट दी फंक्शनैलिटी विद valid email address and invalid password. Test the functionality with invalid email address and invalid password. तो यहाँ पे ये देखिए टेस्ट सिनेरियो एक ही है, लेकिन इसके हमारे मल्टीपल सेट ऑफ एक्शंस हैं और हर एक्शन का अपना अपना एक टेस्ट डेटा है। ठीक है, सबका अपना अपना एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। लॉगिन फीचर को चेक करने के लिए ही, लॉगिन फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, लॉगिन फंक्शनैलिटी क्या हो गया, ये एक टेस्ट सिनेरियो हो गया क्योंकि ये एक फंक्शनैलिटी है। अब इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हो गए। चेक द लॉगिन फंक्शनैलिटी विद वैलिड ईमेल एंड वैलिड पासवर्ड, ये एक टेस्ट केस हो गया। चेक द लॉगिन फंक्शनैलिटी विद इनवैलिड ईमेल एंड वैलिड पासवर्ड, ये दूसरा हो गया। इसमें हमारा ईमेल एड्रेस इनवैलिड है और पासवर्ड वैलिड है। जो टेस्ट डेटा है वो हमारा इनवैलिड है, टेस्ट डेटा हो गया इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड वैलिड पासवर्ड। तीसरा हो गया चेक द फंक्शनैलिटी, चेक द लॉगिन फंक्शनैलिटी विथ इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड इनवैलिड पासवर्ड। इसमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों ही इनवैलिड है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस बनते जा रहे हैं फॉर वन टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो टेस्ट डिजाइन फेज में हम टेस्ट सिनेरियोस को प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट केसेस को प्रिपेयर करते हैं उन सारी टेस्ट सिनेरियोस के लिए। जो भी हमें टेस्ट डेटा यूज करना है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम रिव्यू करते हैं टेस्ट केसेस को। जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पे मेरा पीयर रिव्यू है। मेरा कहने का मतलब है पीयर रिव्यू, अपने अगल बगल के टीम मेंबर के साथ रिव्यू करते हैं। ये इनफॉर्मल रिव्यू है। कुछ हमने टेस्ट केसेस मॉडिफाई करना हो सकता है, कुछ हो सकता है कि हमने कुछ गलत कैप्चर कर लिया, कुछ हमसे मिस आउट हो गया। ये सारा इनफॉर्मल रिव्यू है। ठीक है, ये पीयर रिव्यू हो गया। उसके बाद हम एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो इसमें हम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम टेस्ट केसेस के साथ मैप करते हैं। जितनी भी हमारे फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटीज हैं, जिनको हमें टेस्ट करना है, उनको हम टेस्ट केसेस के साथ हम मैप करते हैं टू एंश्योर कि हर रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास टेस्ट केस है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और जब ये सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, तो इन सब को, ये जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इन सबको हम एक डॉक्यूमेंट में कैप्चर करते हैं, जिसको हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये जो भी हम एक्टिविटीज यहाँ पे कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस, आइडेंटिफाइंग द टेस्ट डेटा, क्रिएट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये सारा टेस्ट केस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और लास्ट में साइनिंग ऑफ द टेस्ट केस, जहां पे हम फॉर्मल रिव्यू करते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ द टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, बिकॉज दिस इज आवर डिलीवरेबल फॉर द टेस्ट डिजाइन फेज। टेस्ट केस डॉक्यूमेंट हमारा डिलीवरेबल है टेस्ट डिजाइन फेज का, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट साइन ऑफ। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है। टेस्ट डिजाइन फेज में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसको हम एक डॉक्यूमेंट में कैप्चर कर लेते हैं, जिसको हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसके साइनिंग ऑफ के टाइप पे ये एक फॉर्मल रिव्यू होता है, जिसमें पूरी टीम बैठती है और उस टाइम पे हम इसको साइन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई एक्टिविटीज। अब देखते हैं इसका डिलीवरेबल क्या है। डिलीवरेबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम एक आरटीएम प्रिपेयर करते हैं, तो एक आरटीएम डिलीवरेबल हो जाएगा। ठीक है, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट केस डॉक्यूमेंट तो फिर अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आरटीएम वी मस्ट हैव आरटीएम, चाहे एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में हो या एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, पर आरटीएम होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट डेटा,
मैंने बताया आपको आइडेंटिफाइंग द टेस्ट डेटा, तो हमें हमारे पास टेस्ट डेटा होना चाहिए और टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा हमारे नेक्स्ट फेज के लिए। दिस डॉक्यूमेंट विल बिकम एन इनपुट डॉक्यूमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज, दैट इज एन एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन फेज के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसी टेस्ट केस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमारा टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। अब टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो इसके जो भी इनपुट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तो है ही है, फिर टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट है, और ये टेस्ट केस डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने टेस्ट डिजाइन फेज में प्रिपेयर किया है। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो बिल्ड टू बी टेस्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टीम। क्योंकि अब ये बिल्ड क्या है, ये बिल्ड है, ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डेवलपमेंट टीम देती है। अब बिल्ड, अब हो सकता है कि बिल्ड जो डेवलपमेंट टीम हमें दे रही है वो किसी नए फीचर को ऐड करने के बाद वो बिल्ड क्रिएट किया गया हो सकता है किसी बग को फिक्स करने के बाद वो बिल्ड क्रिएट किया गया हो। क्योंकि जब कभी भी कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है सॉफ्टवेयर में, चाहे वो नए फीचर को ऐड करने के बाद मॉडिफिकेशन हो, या फिर किसी एग्जिस्टिंग फीचर को मॉडिफाई करने का हो, या किसी फीचर को रिमूव करने का हो, हर बार एक डेवलपमेंट टीम एक बिल्ड प्रिपेयर करती है, बिल्ड क्रिएट करती है, और उसी बिल्ड को दिया जाता है टेस्टिंग टीम को टेस्ट करने के लिए। तो ये बिल्ड तो हमारे पास होना ही चाहिए डेवलपमेंट टीम से जो हमें मिलता है, जिसपे हमें हमारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट इनपुट हो गए एग्जीक्यूशन फेज के। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूट दी टेस्ट केस, ये एक्टिविटीज में आ गया। अब एक्चुअल टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हमारा एग्जीक्यूशन फेज से ही स्टार्ट होता है। इस फेज में हम जो भी हमारे टेस्ट केस है, जो जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं जो हमारे पास टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, उन सबको प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, टेस्ट टीम एग्जीक्यूट करती है। क्योंकि जो हम टेस्ट केसेस प्रिपेयर करते हैं उसमें लिखा होता है कि किस किस टेस्ट केस को हमें पहले करना है, किसको हमें बाद करना है। क्योंकि इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना, तो हम स्मोक टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इनिशियली बेसिक फंक्शनलिटीज को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रायोरिटाइज किया किया रहता है, उसमें कैटेगराइज किया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। और टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। क्योंकि जब हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं ना एक्चुअल रिजल्ट को और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट को। और जब एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा मैच नहीं होता है तो हम उसको डिफेक्ट कहते हैं। तो उन सारी चीजों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, तो वो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी होगी एग्जीक्यूशन फेज की। डॉक्यूमेंट द टेस्ट रिजल्ट एंड लॉग डिफेक्ट फॉर फेल टेस्ट केसेस। ठीक है, जो भी फेल टेस्ट केसेस है उनका हम डिफेक्ट लॉग करते हैं। ठीक है, और हमारा इस फेज का जो हमारा आउटपुट हो गया, डिलीवरेबल हो गया, वो हो गया टेस्ट रिपोर्ट। अब नेक्स्ट फेज है डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग फेज का जो एंट्री क्राइटेरिया है वो है हमारे टेस्ट केसेस, जो हमारा टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है, और दूसरा है टेस्ट रिपोर्ट जो हम लोगों ने एग्जीक्यूशन फेज में प्रिपेयर किया है। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें जो भी डिफेक्ट्स है उनकी डिटेल रिपोर्ट होती है, जिससे कि डेवलपर को पता चल जाए कि उस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस कैसे करना है। क्योंकि जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो एक डिटेल डिफेक्ट रिपोर्ट हम प्रिपेयर करते हैं, उसका एक टेम्पलेट होता है, मेरे पास एक सैंपल टेम्पलेट है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है सैंपल डिफेक्ट रिपोर्ट टेम्पलेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है डिफेक्ट की, डिफेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले आ जाएगा एक डिफेक्ट आईडी, यूनिक नेम, या फिर उसको आप नंबर दे दीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, फीचर आ गया कि किस फीचर में डिफेक्ट है, टेस्ट केस का नाम आ गया, किस कंडीशन में डिफेक्ट आया है, क्या उस डिफेक्ट को हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, नहीं तो फिर उसका स्नैपशॉट आप उसमें लगा सकते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट में। उसका स्टेटस किया, ये जो डिफेक्ट है वो नया डिफेक्ट है या ये रीओपन किया गया, पुराना डिफेक्ट था वो दोबारा से हुआ है। उसकी सीवियरिटी यहाँ पे आ गई, उसकी प्रायोरिटी आ गई, किस इंजीनियर ने डिफेक्ट को रिपोर्ट किया है, किस डेट पे रिपोर्ट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है डिफेक्ट रिपोर्ट में। किस डेवलपर को असाइन किया गया है, किस बिल्ड में, क्योंकि मल्टीपल बिल्ड्स होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर के, तो किस बिल्ड में ये डिफेक्ट आया है, किस टेस्ट इंजीनियर ने डिफेक्ट को फाउंड किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको एक टेम्पलेट दिखाया है। तो कुछ इस तरीके का डिफेक्ट रिपोर्ट का टेम्पलेट होता है।
तो डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग फेज में हम डिफेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं एंड प्रोवाइड द एक्यूरेट फिगर्स एंड रिजल्ट ऑफ द टेस्टिंग टू द डेवलपर। ठीक है, जिससे कि डेवलपर उस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस कर सके, उस डिफेक्ट को रिजॉल्व कर सके समझ के। तो उसमें हम एक्यूरेट फिगर देते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है हम एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं डेवलपर को, ठीक है, उस डिफेक्ट रिपोर्ट में, और हमारा डिलीवरेबल हो जाता है डिफेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब डिफेक्ट रिपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट फेज है, हमने रिपोर्ट तो कर दिया डेवलपर को, ठीक है, डेवलपर तक हमने डिफेक्ट को पहुंचा दिया। अब डेवलपर क्या करेगा, डिफेक्ट को फिक्स करेगा, वो उसका काम है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोजर और साइन ऑफ फेज में। अब ये हमारा लास्ट फेज है। अब इस फेज में हम क्या करते हैं, तो पहले देख लेते हैं इनपुट क्राइटेरिया क्या क्या है। डिफेक्ट रिपोर्ट तो होगा ही होगा, टेस्ट रिपोर्ट एंड डिफेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये दोनों हो। टेस्ट रिपोर्ट हमें मिलेगा एग्जीक्यूशन फेज से, और डिफेक्ट रिपोर्ट हमें मिलेगा डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग फेज से। ठीक है, ये दोनों इसके इनपुट क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे हमारा ये क्लोजर फेज है। इस फेज में हमें टेस्ट फेज से एग्जिट होना है। लेकिन हम एग्जिट कैसे करेंगे टेस्ट फेज को, एग्जिट, तो एग्जिट करने का हर कंपनी का, हर प्रोजेक्ट में अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, हम तभी एग्जिट कर सकते हैं। तो क्लोजर फेज में हमारे पास ये जो डिफेक्ट रिपोर्ट और ये जो टेस्ट रिपोर्ट है, इसको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से बग्स क्लोज हो गए हैं और कौन कौन से बग्स अभी, कौन कौन से डिफेक्ट्स अभी ओपन हैं। उन जो भी ओपन डिफेक्ट्स हैं, जो अभी क्लोज नहीं हुए हैं, उनको हमें एनालाइज करना होता है, और हमें ये समझना होता है कि ये जो डिफेक्ट्स हैं इनकी सिवियरिटी क्या है। जो ओपन है, जो अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, उनकी सिवियरिटी क्या है, वो माइनर है, मेजर है। क्योंकि कुछ माइनर डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे जीओ रिलेटेड डिफेक्ट्स हो गए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर कुछ कलर फॉन्ट वगैरह का डिफेक्ट होता है, ये माइनर होता है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो कई बार इन डिफेक्ट्स को हम इग्नोर करके प्रोडक्ट को हम रिलीज कर देते हैं और टेस्टिंग फेज को हम क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगेन, हर कंपनी का अपना अपना एग्जिट क्राइटेरिया होता है। अगर वो एग्जिट क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, तभी हम टेस्टिंग फेज को क्लोज करते हैं, साइन ऑफ करते हैं, और हम टेस्टिंग फेज से एग्जिट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट 100% डिफेक्ट फ्री नहीं होता। कुछ ना कुछ माइनर डिफेक्ट्स रह ही जाते हैं, लेकिन मेजर डिफेक्ट्स के साथ हम प्रोडक्ट को रिलीज नहीं करते। कुछ माइनर डिफेक्ट्स हैं जिससे कि ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारा एग्जिट क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, तो हम क्लोज कर देते हैं टेस्टिंग फेज को। ठीक है, तो क्लोजर एंड साइन ऑफ फेज में हम एनालाइज करेंगे टेस्ट रिपोर्ट को, एनालाइज करेंगे डिफेक्ट रिपोर्ट को टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द ओपन डिफेक्ट्स, एंड वी हैव टू इवेलुएट द एग्जिट क्राइटेरिया। अगर हमारा एग्जिट क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, then only we can sign off from this phase, then only we can close the testing phase। ठीक है, और लास्ट में हम एक रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करते हैं। अब ये मीटिंग क्या होती है, दिस मीटिंग इज टू आइडेंटिफाई हाउ टू इम्प्रूव टीम वर्क बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट वर्क एंड व्हाट डिड नॉट वर्क। इसमें हमारा आता है लेसन्स लर्न्ड, कि हमारे क्या करने से, हमारी किस किस एक्टिविटी से हमें फायदा हुआ, हमने क्या क्या गलतियां की, उन सबको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं कि हमारे, हमने जो भी किया उसमें, उससे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमारा क्या नुकसान हुआ, हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या नहीं करना चाहिए था। इससे हमें नेक्स्ट फ्यूचर में जो हम टेस्टिंग करेंगे उसमें हमें फायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम, जो भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करते तो ये ज्यादा अच्छा होता है, इन सारी चीजों को हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ताकि जो गलतियां हमने इस टेस्टिंग फेज में की हैं, वो गलतियां हम नेक्स्ट टाइम ना करें, उन गलतियों को हम रिपीट ना करें। ठीक है, तो डू द रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग एंड अंडरस्टैंड द लेसन्स लर्न्ड, और हमारे डिलीवरेबल में आ जाएगा लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट, टेस्ट रिपोर्ट एंड टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के क्या क्या फेजेस हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज हो गया, टेस्ट प्लानिंग फेज हो गया, हमने इन सबको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी किया है ना, ये रहा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज हो गया, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, एंड लास्ट में क्लोजर एंड साइन ऑफ। हर फेज का अपना अपना एक एंट्री क्राइटेरिया है, अपनी अपनी एक्टिविटीज हैं, अपना अपना डिलीवरेबल है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।